मैं अभयनारायण तिवारी संत कबीर विद्यापीठ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के स्टूडियो के अंतर्गत आपको एमए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के राजनीति शास्त्र के बारे में लेक्चर देने जा रहा हूं, जिसको ध्यान में रख करके सुन करके लाभान्वित होंगे। एमए सेकंड सेमेस्टर, एमए फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर के अंतर्गत पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत आपको क्या पाठ्यक्रम है उसके बारे में बताने जा रहा हूं, जिसको ध्यानपूर्वक सुने और उसको लाभान्वित उठाने का कोशिश करें। सिलेबस के अंतर्गत आपको पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ मेडिवल एंड मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट। पॉलिटिकल थॉट का मतलब राजनीतिक विचार होता है, यानी मध्ययुगीन एवं आधुनिक राजनीतिक विचार के बारे में पढ़ना है। फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत आपको सिद्धांत के बारे में पढ़ना था। सेकंड सेमेस्टर में आपको विचार के बारे में पढ़ना है। विचार का तात्पर्य यह है कि जो भी मध्यकाल में या आधुनिक युग में पॉलिटिकल जो थिंकर हैं, राजनीतिक चिंतक हैं, वो अपने विचार क्या दिए, विशेषकर राज्य के बारे में उनका क्या कहना था, धर्म के बारे में क्या कहना था, कानून के बारे में क्या कहना था, और सारी जो राज्य की व्यवस्थाएं हैं उसके बारे में क्या कहना था, उसी के संदर्भ में आपको अध्ययन करना होगा, जिसमें टोटल आपका पाठ्यक्रम जो है 5 यूनिट में बटा हुआ है। पहला जो यूनिट होगा आपका पहला यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत आपको पढ़ना है राजनीतिक सिद्धांत जो मध्य युग में जब क्रिश्चियन धर्म का यानी ईसाई धर्म का उदय हुआ, उस समय के विचार को आपको फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत पढ़ना है कि इसमें क्या जो है विचार लोगों की थी, व्यक्ति और राज्य में क्या संबंध था, व्यक्ति और राज्य के संबंध में पढ़ना है। विशेषकर इसमें व्यक्ति और राज्य, मध्ययुगीन जो भी विचारक हैं, चाहे आप सेंट थॉमस एक्विनास को कह लीजिए या आपका इसी तरीके से अगस्टाइन का कह लीजिए या गैलीलियो का कह लीजिए, सारे विचारक अपने अपने हिसाब से राज्य को किस ढंग से राजा को शासन अपने राज्य में संचालित करना है उसके बारे में उन्होंने सिद्धांत दिया है। वैसे सार रूप में कहा जाए तो मध्य युग के अंतर्गत राज्य जो है कानून, धार्मिक कानून से ऊपर नहीं था, यानी धर्म जो है, धर्म की मध्य युग में क्रिश्चियन धर्म का जब उदय हुआ था, क्रिश्चियन धर्म का जब प्रचार प्रसार हुआ, उस समय ईसाई धर्म के परंपराओं और नियमों के अनुकूल शासन संचालित करने के लिए मध्ययुगीन विचारक जो है वो
अपना सिद्धांत देते हैं, उपदेश देते हैं, और कि राजा को निरंकुश नहीं होना चाहिए, राजा को ईसाई धर्म के नियमों के अनुरूप शासन को संचालित करना चाहिए। मध्ययुगीन विचारक जो पहले यूनिट में व्यक्ति और राज्य के संदर्भ में उन्होंने अपना बात बताया, वो है कि राजसत्ता पर धर्म सत्ता का आधिपत्य हो, राजसत्ता पर धर्म सत्ता का आधिपत्य हो, यानी राजा निरंकुश नहीं होगा, वो ईश्वर के बनाए हुए कानूनों को अनुपालन करेगा, ईश्वर के बनाए हुए कानूनों को अनुपालन करेगा। दूसरी चीजें आपको ये बताना है कि मध्ययुगीन विचारक ने, कई विचारक जैसे दांते हैं, इन्होंने दो तलवारों का सिद्धांत दिया कि दो प्रकार की सत्ता होती है, एक आध्यात्मिक सत्ता होती है और एक राजनीतिक सत्ता होती है। कुछ विचारक ये मानते हैं कि जैसे ग्रेगरी वगैरह का नाम ले लिया जाए, तो इनका ये कहना है कि नहीं, चर्च जो है, जो पोप होता है, वही जिसको चाहेगा वही राजा बनेगा। लेकिन बाद में उत्तरोत्तर सुधार हुआ और एक्विनास वगैरह का विचार जो आया, तो उसमें ये देखने को मिलता है कि राजसत्ता अलग, उसको पब्लिक जो है बैठाती है सिंहासन पर राजा को, और धार्मिक जो सत्ता होती है, जिसका पोप मालिक होता है, चर्च का जो पदाधिकारी होता है, उसको धर्म के आधार पर ईसाई धर्म के नियमों के अनुसार पोप बनाया जाता है। ये विवाद जो है चलते चलते आधुनिक काल तक ये चला, किसी न किसी रूप में चला, और 16वीं शताब्दी में ये चीजें समाप्त हो गई, और 16वीं शताब्दी में आकर के ये विचारकों ने क्लियर कर दिया कि नहीं, राजसत्ता जो है प्रमुख है, धर्म सत्ता उसके अधीन है। लेकिन मध्य युग तक धर्म सत्ता का, अध्यात्म का हमेशा महत्व रहा है, क्योंकि राजा जो है कोई भी कार्य करेगा तो दैवी नियमों के अनुसार ही कार्य करेगा। ये मध्ययुगीन विचारकों का मध्य युग के अंतर्गत मेन विशेषता थी। दूसरी विशेषता ये थी कि राजा निरंकुश नहीं होता था, राजा निरंकुश नहीं था। ये मध्य युग का मेन विशेषता जो है विचारकों का, जो सार्वभौमिक रूप से दिया जा सकता है, वो है। इसके अलावा राजा कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जो ईसाई धर्म के नियमों के खिलाफ हो, जिससे कोई पाप हो और व्यक्ति जो है नरक के अंतर्गत जाए। तो स्वर्ग में जाने के लिए राजा को भी ईश्वर से भयभीत रहना पड़ता था, ईश्वर के नियमों का, उपदेशों का पालन करना पड़ता था, पोप जो कहता था वो करते थे। और ईसाई विचारकों का ये मानना था कि पोप को ईसा मसीह ने, यानी ईश्वर ने भेजा है, और ये ईश्वर की दूत हैं जो जिसके विचारों के अनुसार शासन करना चाहिए, और राजा को उसके बातों का पालन करना चाहिए, मानना चाहिए। लेकिन ये बहुत दिन तक नहीं रहा, मध्य युग से शुरू हुआ ये आपस में डिस्प्यूट, और आधुनिक काल में जाकर के समाप्त हो गया। आधुनिक काल में राजसत्ता जो है धर्म सत्ता पर हावी रहा, और आज के भी डेट में यही है कि हम धर्म को मानते हैं। अधिकांश देश जो है धर्म को मानता है, कोई ईसाई धर्म को मानता है, कोई हिंदू धर्म को मानता है, कोई मुस्लिम धर्म को मानता है। लेकिन धर्म सत्ता, जैसे भारत का उदाहरण ले लिया जाए, तो हमारे यहाँ धर्म जो है सभी धर्मों का आदर करने की बात कहा गया है, लेकिन ये नहीं कहा गया है कि धर्म सत्ता जो है राजसत्ता से सर्वोपरि है। लेकिन मध्य युग में हम देखते हैं कि राजसत्ता से धर्म सत्ता को सर्वोपरि माना गया है, और ये माना गया है कि राजा जो भी कार्य करेगा वो ईसाई धर्म के नियमों के अनुसार चलेगा, दैवी कानूनों को मानेगा, और उसके नियमों का अवहेलना नहीं करेगा।
यहां तक कि ये भी कहा गया है पहले कि पोप जिसको चाहेगा वही राजा बनेगा। बाद में ये भी विवाद खत्म हो गया और ये हुआ कि राज सिंहासन पर जो व्यक्ति, जो वहां की प्रजा है, जो वहां की पब्लिक है, जो वहां के नागरिक है, चाहेंगे वही राजा बनेगा और इसमें धार्मिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। लेकिन शुरुआती मध्य युग के शुरुआत में जिसको पोप चाहता था, गिरजाघर के जो भी उनके धर्मगुरु थे वही राजा बनता था। सेकंड यूनिट आपके अंतर्गत देखने को मिलता है पाठ्यक्रम के अंतर्गत, वो है यूनिट सेकंड में कि मध्यकालीन राजनीतिक सिद्धांत में अंगस्टाइन के विचार को पढ़ना है। इसके अलावा आपका एक संत थॉमस एक्विनास के विचार को पढ़ना है। संत थॉमस एक्विनास के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा मार्सिलियो के बारे में पढ़ना है। मार्सिलियो के बाद आपको चर्च एवं राज्य की विवाद के बारे में, चर्च एवं राज्य की विवाद। तो चर्च और राज्य की विवाद अंगस्टाइन है, संत थॉमस एक्विनास है, मार्सिलियो और पेडुआ है। ये सारे कोई कुछ कहता है, जैसे ये जो है अंगस्टाइन का अगर ले लिया जाए तो इनका कहना ये था कि अध्यात्म को ज्यादा महत्व देना चाहिए हैं। इसी तरह से जो है संत थॉमस एक्विनास जो है थोड़ा सा उदारता बरते और कहे कि नहीं राजतंत्र को स्वतंत्र होना चाहिए। और मार्सिलियो और पेडुआ जो है भी अध्यात्म को महत्व देते हैं, लेकिन इतनी महत्व नहीं देते हैं कि राजा जो है नतमस्तक हो जाए। तो कहने का मतलब ये विवाद जो है आपस में छिड़ता गया कि राजा सर्वोपरि है कि धर्मगुरु पोप जो है सर्वोपरि है। ये मध्य युग जो विचारकों का विचार है, ये पढ़ने को आपको पड़ेगा कि धार्मिक सत्ता महत्वपूर्ण है कि राजनीतिक सत्ता महत्वपूर्ण है, यानी दोनों में सर्वोपरि कौन है। ये विवाद आपको देखने को मध्ययुगीन विचारकों के विचारों में भिन्न भिन्न विचारक, दांते हुआ अन्य और भी विचारक हैं जिनको पढ़ने को आपको अवसर प्राप्त होगा। ये विवाद जो है चलता रहा, लेकिन ये विवाद लास्ट में अंत रूप से 16वीं शताब्दी में बिल्कुल जो है समाप्त हो जाती है, जब मैकियावली और बोधा वगैरह के विचार जो है पढ़ने को मिलेगा। तो उसमें राजनीतिक सत्ता यानी राजा का महत्व दिया जाने लगा। लेकिन मध्य युग तक हम देखते हैं कि किसी न किसी रूप में राज सत्ता पर आध्यात्मिक सत्ता जो है हावी रही और उनके निर्देशों का पालन, पोप के निर्देशों का पालन राजा को करना पड़ा। इसके अलावा यूनिट थर्ड के अंतर्गत आपको एडवांस ऑफ मॉडर्निटी ऑफ यानी इसमें आप आधुनिक के जो विचारक हैं मैकियावली और बोधा के बारे में पढ़ना है। मैकियावली और बोधा के विचारक जो है विचार मेन रूप से पढ़ना है, जिसमें मैकियावली ने राज्य के बारे में कंसेप्ट दिया। ये राज्य को एक तरीके से परिभाषा दिया और गणराज्य, मैकियावली इटली का निवासी था और वो जो है गणराज्य उस समय थे
और गणराज्य के बारे में उन्होंने चर्चा किया है। मैकियावली ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम प्रिंस है। ये महत्वपूर्ण है और इसके विचार में मेन जो विचार थीम है वो ये है कि राजा को निरंकुश होना चाहिए और अपने राज्य को किसी न किसी उपाय से बचाना चाहिए। यहाँ तक कि मैकियावली एक जगह लिखता है कि व्यक्ति राजा वही सही है, वही सम्मानित है जो अपने पिता की मृत्यु को तो भुला देता है लेकिन अपने राज्य की संपत्ति का नुकसान को नहीं भुला सकता है। वही काबिल राजा है, वही सफल राजा है। मैकियावली ने प्रिंस में यहाँ तक एनालिसिस किया है। बोधा का विचार संप्रभुता के रूप में प्रमुख है। इन्होंने संप्रभुता का पहली बार विचार दिया है। सॉवरेनिटी, संप्रभुता का मतलब आप लोग पढ़ चुके होंगे। संप्रभुता का प्राय है सुपर पावर, यानी एक शक्ति। शक्ति को किसी भी राज्य की शक्ति एक संस्था, एक व्यक्ति, एक समूह किसी में निवास करती है जिससे पूरे राज्य का शासन संचालित होता है। हमारे यहाँ लोकतंत्र है। लोकतंत्र जनता की सरकार होती है और हम जिसको चाहते हैं उसको चुनाव में जिताते हैं और उसको अपनी शक्ति दे देते हैं। यानी अंतिम शक्ति जो है जनता के पास, यहाँ के नागरिकों के पास होती है और कार्य रूप में हमारी जो सरकार होती है वही संप्रभुता का उपभोग करती है। यानी गलत क्या हो रहा है, अच्छा क्या हो रहा है, बुरा क्या हो रहा है, इसका ध्यान जो है हमारी सरकार करती है। और कोई इनलीगल कार्य होता है, कोई अनैतिक कार्य होता है, उस पर रोकथाम लगाती है। तो बोधा ने पहली बार संप्रभुता की परिभाषा दिया और मैकियावली ने राज्य को पहली बार एक एनालिसिस किया सुसंगठित ढंग से। इसके अतिरिक्त आपको यूनिट 4 में जो पाठ्यक्रम के अंतर्गत वो है हाब्स, लॉक और रूसो। ये तीनों विचारक सामाजिक समझौते के, इनका सोशल कॉन्ट्रैक्ट पर ज्यादा फोकस है। यानी सामाजिक समझौते का सिद्धांत जो है सामाजिक समझौते का सिद्धांत जो है इनका मुख्य रूप से राजनीतिक शास्त्र के अंतर्गत महत्वपूर्ण योगदान है। जिन्होंने कहा कि राज्य का ओरिजिन सामाजिक समझौते के द्वारा हुआ, सरकार का गठन भी सामाजिक समझौते के द्वारा हुआ और जिसे आप संप्रभुता कहते हैं वो भी व्यक्ति ने आपस में समझौता करके एक निश्चित व्यक्ति को अपनी शक्तियां प्रदान कर देता है और सामाजिक समझौते का सिद्धांत आज भी प्रासंगिक है। अब हाब्स, लॉक, रूसो के विचारों में भिन्नता है। बाद में आप देखेंगे जब डिटेल आप इसको पढ़ेंगे कि हाब्स जो है प्राकृतिक अवस्था को एक अच्छी अवस्था नहीं मानता है। ये कहता है कि प्राकृतिक अवस्था के अंतर्गत लूटमार और ये तमाम तरह की अनहोनी होती थी जो एक सभ्य नागरिक के लिए, सभ्य जनता के लिए ठीक नहीं थी। लॉक थोड़ा सा कहता है हटके कि प्राकृतिक अवस्था ये भी बहुत अच्छी नहीं मानता है, लेकिन ये कहता है कि जनता को अपना ऐसी शक्तियां देना चाहिए जो सरकार निरंकुश ना हो पाए, उत्तरदायी हो। लेकिन हाब्स वहीं पर कहता है कि राजा को निरंकुश होना चाहिए, कठोर होना चाहिए। और रूसो जो है एक तरीके से लोकतंत्र का हिमायती है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का,
ये प्राकृतिक अवस्था को एक अच्छी अवस्था मानता है। और अच्छी अवस्था इसलिए कि वो मानता है कि उस समय जनता को कोई चिंता और तकलीफ नहीं थी, लोग स्वतंत्र थे और किसी भी प्रकार की उसको दिक्कत नहीं थी, न घर की चाह थी, न कोई बाल बच्चों को पालन पोषण की चिंता थी। लेकिन प्राकृतिक अवस्था को स्वर्णिम अवस्था मानते हुए भी उन्होंने कहा कि एक ऐसी अवस्था आई, एक ऐसा पोजीशन आया जिसमें लोग अपने सुख के चक्कर में ये राज्य का निर्माण जो है सामाजिक समझौते के द्वारा किया। और रूसो का एक स्वतंत्रता के ऊपर मेन थीम वो है कि व्यक्ति स्वतंत्र जन्मा है लेकिन सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा है। ये स्टेटमेंट जो है काफी महत्वपूर्ण है, जो प्रश्न जो है एमए के अंतर्गत और अन्य जगहों पर किसी न किसी रूप में पूछा जाता है कि इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब यहाँ पर थोड़ा सा बता दें कि इसका अभिप्राय यह है कि व्यक्ति स्वतंत्र हुआ है, व्यक्ति स्वतंत्र जन्मा है, लेकिन वो ऐसा कोई काम नहीं करेगा जो मानवीय दृष्टि से अच्छा नहीं है या सामाजिक दृष्टि से अच्छा नहीं है, क्योंकि वहां पर राज्य भी कानून से प्रतिबंधित करता है और समाज भी प्रतिबंधित करता है। नेक्स्ट जो आपका यूनिट है 4 के बाद वो है 5 नंबर। 5 के अंतर्गत यूनिट 5 के अंतर्गत आपका मॉन्टेस्क्यू और बर्क का नाम आता है। मॉन्टेस्क्यू और बर्क। मॉन्टेस्क्यू और बर्क में मॉन्टेस्क्यू का जो विचार है उसमें इनका मेन जो चीजें पॉपुलर है वो है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। और बर्क का जो महत्वपूर्ण विचार है वो है राजनीतिक दल। राजनीतिक दल की इन्होंने एक परिभाषा दिया है जो आज भी पॉपुलर है और हमारे व्यवहारिक जीवन में और हमारे सैद्धांतिक जीवन में और हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, जिसमें उसने राजनीतिक दल को कहा कि हर व्यक्ति वही राजनीतिक दल में सम्मिलित होता है, सदस्य बनता है जिनके विचार जो है में विचारों में समानता होती है, उसके सिद्धांतों पर हम चल करके और राज्य शासन में सहयोग प्रदान करते हैं और उनके साथ रहते हैं, जो जनता हित के लिए, समाज हित के लिए, देश हित के लिए कार्य करते हैं। आज हम लोग किसी भी पार्टी में अगर सदस्यता ग्रहण करते हैं, चाहे वो कांग्रेस की पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, तो हम उनके विचारों से प्रभावित रहते हैं, उनके सिद्धांतों को मानते हैं और उनके जो उपलब्धियां हैं उसको हम जो है अपने जीवन में उससे जुड़ करके उतारने का कोशिश करते हैं कि जनता को लाभ पहुंचे, मेरा लाभ पहुंचे, तभी हम उस पार्टी से अपना संपर्क जोड़ते हैं। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत यह है कि शक्तियां एक जगह नहीं केंद्रित होती हैं। इन्होंने कहा कि शक्ति का पृथक्करण होना चाहिए, यानी शक्तियां सरकार की व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका
तीन केंद्र हैं। व्यवस्थापिका का कार्य है व्यवस्था करना, यानी कानून बनाना, किसी देश के कोई भी समस्या हो उस पर डिस्कशन करना, उसको जनता के समक्ष जो है अपनी बातों को रखना कि इस मैटर पर ये हो सकता है, ये अच्छा है, ये बुरा है, और उसके अकॉर्डिंग कोई कानून बनाना जिससे जनता का हित हो, देश का हित हो, ये व्यवस्थापन का कार्य करती है। और व्यवस्थापिका को हम ऐसे राजनीतिक भाषा में संसद के नाम से जानते हैं या पार्लियामेंट के नाम से जानते हैं। वही व्यवस्थापिका को तीन शक्तियां उन्होंने दिया, कहा कि एक शक्ति व्यवस्थापन का कार्य करे जिसे व्यवस्थापिका कहा, और व्यवस्थापिका जो कानून बनाता है उसको क्रियान्वित करने के लिए कार्यपालिका का उसने जिक्र किया। तो कार्यपालिका के अंतर्गत प्रधानमंत्री से लेकर के मंत्री, सचिव, तमाम तरह के लोग जो है कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। और न्यायपालिका के अंतर्गत आप जानते हैं कि वह संस्था, वह संगठन जो न्याय की कार्य करता है, जिसको आप जो है कोर्ट के नाम से जानते हैं। और कोर्ट जो है क्या करता है कि कोई भी अगर इनलीगल कोई कार्य हुआ है तो आप कोर्ट के अंतर्गत अपनी रिट को फाइल करते हैं, और जज जो है निर्णय देता है कि ये कार्य उचित है, गलत है कि सही है। अगर गलत हुआ है तो इसमें क्या होना चाहिए, तो जज जजमेंट देने के बाद फिर उसके अकॉर्डिंग सरकार जो है बाध्य करती है उस व्यक्ति को कि कानून के समक्ष ये चीजें सही है और इसके अकॉर्डिंग कार्य होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब यह है कि लोकतंत्र की सफलता के लिए मॉन्टेस्क्यू ने सख्त पृथक्करण का सिद्धांत दिया, और सख्त पृथक्करण के सिद्धांत को, इनके विचारों को अमेरिका ने पहले बार अपनाया। अमेरिका जो देश है, ये सख्त पृथक्करण के सिद्धांत पर वहां की जो शक्तियां हैं एक जगह केंद्रित न होकर के अलग अलग केंद्रित हैं। हमारे यहाँ भी शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया गया है। हम शक्तियों का केंद्रीकरण नहीं होने दिए हैं, यानी कानून बनाने वाली संस्था अलग संसद होती है, कार्यपालिका अलग होती है और न्यायपालिका अलग होती है। वैसे तो देखा जाए तो कार्यपालिका जो है संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, और लेकिन कुल मिलाजुल के कहने का मतलब यह है कि शक्तियां एक जगह केंद्रित न होने का मॉन्टेस्क्यू का जो विचार है उसके पीछे यही कारण था कि सरकार निरंकुश कहीं का न रह जाए। अमेरिका के अंतर्गत अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। वहां पर राष्ट्रपति शासन है, राष्ट्रपति को सर्वोच्च माना गया है, और राष्ट्रपति ही वहां का मेन जो है कर्ता धर्ता है या शक्तिशाली है। जैसे हमारे यहाँ वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री को माना जाता है, उसी तरीके से वहां पर वास्तविक कार्यपालिका जो है राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति जो है वहां पर अपने जो करीबी हैं, जिनको पसंद करते हैं, उसी को मंत्री बनाते हैं, वही कार्यपालिका का कार्य करता है। लेकिन हमारे वहां पर भी शक्तियां जो है केंद्रित नहीं है। हमारे यहाँ और वहां में थोड़ा सा अंतर यह है कि हम लोग कार्यपालिका को अलग दर्जा देते हैं। हमारे यहाँ उसी को कार्यपालिका और मंत्री बनाया जाता है जो लोकसभा या राज्यसभा में निर्वाचित होता है, या विधानसभा और विधान परिषद में निर्वाचन जिनका होता है। लेकिन अमेरिका में थोड़ा सा डिफरेंट है। राष्ट्रपति जिसको चाहता है उसको विदेश मंत्री बनाता है, रक्षा मंत्री बनाता है, शिक्षा मंत्री बनाता है, आदि आदि। तो थोड़ा अंतर है, लेकिन वहां भी शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को लागू किया गया है। इसके पीछे यही था। मॉन्टेस्क्यू फ्रांस का निवासी था। इसने देखा कि वहां की जलवायु ऐसी है कि अगर हम शक्तियों को एक जगह केंद्रित कर देते हैं तो शासन सत्ता जो है सुचारू रूप से नहीं चलेगा, और उसके विचारों को हम आज क्रियान्वित रूप से लागू किए हैं। अपने देश में भी, अमेरिका भी किया है। इसके अलावा विश्व के अन्य देश भी जो लोकतांत्रिक हैं
उसके सिद्धांतों पर चल करके शक्तियों का एकीकरण न हो करके पृथक्करण के सिद्धांत पर चल रहे हैं, जिससे सरकार जो है उत्तरदायी रहे, निरंकुश न हो और लोकतांत्रिक तरीके से चले। यही मेन जो है आपको पाठ्यक्रम के अंतर्गत एमए सेकंड सेमेस्टर में है। राजनीतिक दल जो वर्ग ने कहा कि राजनीतिक दल उसे कहते हैं जो किसी सिद्धांतों पर अधिकांश लोगों का मत एक हो। तो राजनीतिक दल के इस विचार को राजनीतिक दल का जो उन्होंने परिभाषा दिया, उसका जो सिद्धांत दिया, परिपालन हम लोकतंत्र के लिए जरूरी है, सफलता के लिए जरूरी है, क्योंकि बिना राजनीतिक दल के लोकतंत्र सफल नहीं हो पाएगा। और इसीलिए विश्व के देश कहीं एक दलीय, कहीं द्विदलीय, कहीं बहुदलीय प्रणाली के अंतर्गत अपनी सरकार बनाते हैं और अपने विचारों में एकमत होकर के सरकार का संचालन करते हैं, अपने संगठन का निर्माण करते हैं और जनता की इच्छाओं को सरकार तक पहुंचाते हैं, संसद तक पहुंचाते हैं। धन्यवाद। अब नेक्स्ट दिन, अगले दिन आपको आप डिटेल जो है एक एक विचारकों का विचार बताएंगे।